अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं पीडियाट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, या जिसको हम चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी इसमें हम पढ़ते हैं। और इसमें हमारा जो कोर्स ग्रेड है तो उसमें सिर्फ एक ही डिसऑर्डर है, वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या जिसको हम ADHD भी कहते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम सिंपली पढ़ेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन के बेस पे हर एक टाइप का जो साइन सिम्टम्स है वो भी हम पढ़ेंगे, और फिर इनमें जो है ना वो हम पढ़ेंगे इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट भी हम पढ़ेंगे। ये वाला जो लेक्चर है हमारा, तो ये DSM-4 और DSM-5 दोनों की बेस पे होगा, दोनों की क्लासिफिकेशन साइन सिम्टम्स इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलते अपने वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो सबसे पहले अटेंशन डेफिसिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ADHD, तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें सबसे पहले होगा अटेंशन डेफिसिट, दूसरा इसमें होगा हाइपर एक्टिविटी। तो इसमें मेनली जब हम पढ़ते हैं ना तो इसके 3 टाइप्स आते हैं, जिसको हम ADHD एन अटेंटिव टाइप कहते हैं, जिसमें अटेंशन डेफिसिट हो, दूसरा ADHD हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव टाइप, जिसमें हाइपर एक्टिविटी होता है इंसान में, और तीसरा ADHD मिक्स टाइप, जिसमें दोनों कंबाइन हो। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं ADHD के बारे में। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एज एग्जिबिटेड एज परसिस्टेंट एज इनएप्रोप्रिएट सिम्टम्स। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये सिम्टम्स जो होंगे अपीयर होंगी तो ये एज इनएप्रोप्रिएट होगी और परसिस्टेंट होगी। ये लफ्ज़ जो है ना अभी से आप याद रखिए, बाद में बार बार रिपीट होता है तो फिर इसकी बोलने की ज़रूरत नहीं होती। एज इनएप्रोप्रिएट, या इसको हम कहते हैं एज इनकंसिस्टेंट सिम्टम्स। एज इनएप्रोप्रिएट का सिंपली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड में कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसमें नॉर्मल्स होते हैं, और जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं तो ओल्डर एडल्ट्स में चाइल्ड की अगेंस्ट कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो उसमें नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि एक छोटा बच्चा है, फॉर एग्जांपल क्लास 2 का बच्चा है, किसका, क्लास 2 का बच्चा है, और उसको आप किताब दे दी पढ़ने के लिए, तो वो किताब वो पढ़ेंगे कितनी टाइम, 5 मिनट जो है ना वो मैक्सिमम, वो अगर बैठ जाए उस किताब के लिए तो 5 मिनट उसके लिए बैठ जाएगा, और फिर जो है ना वो उठ जाएगा, किसी और काम करेगा, फिर वापस आएगा, या उसका अटेंशन जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होता है आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप देखें ओल्डर एडल्ट को, तो फॉर एग्जांपल क्लास 12 का एक ओल्डर एडोलेसेंट है और वो जो है ना वो पढ़ता है, तो वो मिनिमम जो है ना वो 30 मिनट्स तक तो वो अटेंशन स्पैन बरकरार रख सकता है। मतलब एक चीज़ पे उसका अटेंशन जो है ना वो 30 मिनट्स तक होता है। अब आपने जो है ना ये वाला एज्यूम कर लिया कि इसने 30 मिनट्स तक अटेंशन जो है ना बरकरार रखा, तो ये बच्चा जो है ना 5 मिनट्स तक रखता है, तो आप इस बच्चे को जो है ना क्या करते हो, अटेंशन डेफिसिट नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी एज के हिसाब से ये 5 मिनट्स इसके लिए अप्रोप्रिएट है और इसके एज के हिसाब से 30 मिनट्स इसके लिए अप्रोप्रिएट है। अब एज इनअप्रोप्रिएट क्या होता है कि अगर ये बच्चा इस आमतौर पर जो बच्चे इस एज के होते हैं वो 5 मिनट तक जो है ना अटेंशन बरकरार रख सकता है, तो अगर ये जो है ना 1 मिनट तक बरकरार रखे और 1 मिनट से ज़्यादा बरकरार नहीं रख सकता, तो फिर इसको हम कहते हैं कि एज इनअप्रोप्रिएट अटेंशन डेफिसिट है इसको। जैसा कि क्लास 12 का है, तो अगर ये 30 मिनट्स इसके लिए नॉर्मल है, और ये जो है ना ये बंदा, ये लड़का, ये जो है ना 15 मिनट्स तक बरकरार रख सकता है, 15 से अबाउ जो है ना ये अटेंशन उसका क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एज इनअप्रोप्रिएट अटेंशन डेफिसिट। तो ये आपके कि ये परसिस्टेंट होगा, एक ऐसा नहीं हो कि एक कंडीशन में हो बाकी किसी कंडीशन में नहीं हो, तो ये बार बार होने वाला ऐसा। और दूसरा जो है ना ये एज इनअप्रोप्रिएट हो क्या हो, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब अटेंशन, अब ये इनअप्रोप्रिएट सिम्टम्स कौन कौन सी होगी, तो इनअटेंशन होगा, हाइपर एक्टिविटी होगा और इम्पल्सिविटी होगा। तो ये मेनली अटेंशन डेफिसिट 3 सिम्टम्स से इर्द गिर्द घूमता है। नंबर फर्स्ट इनअटेंशन, नंबर सेकंड इम्पल्सिविटी, नंबर थर्ड हाइपर एक्टिविटी। अब ये आप देखिए इस इधर इनअटेंशन क्या होता है, सिंपली जब आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, अब एक चीज़ पे जो है ना आप मुसलसल फोकस नहीं कर सकती, तो उसको हम कहते हैं कि द पर्सन इज गोज इन अटेंशन। अच्छा, दूसरा जो है ना वो है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, एक्सेसिव मोमेंट्स एंड रेस्टलेसनेस। जब आपकी मोमेंट्स एक्सेसिव हो जाए, नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए आपकी मोमेंट्स, और आप में बेचैनी पाया जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। मतलब डिफरेंट काम जो है ना वो जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एक्टिविटी, कि उसको मोशन जो है ना एक्सेसिव हो गए। फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी इन सीटिंग स्टिल, एक जगह पे वो नहीं बैठ सकते, एक चेयर पे बैठे, फिर दूसरी चेयर पे, फिर तीसरी चेयर पे, जगह को जल्दी जल्दी से बदल देते, ठीक क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी। इस तरह के पेजेट्स क्या होते हैं, हलचल मचाना या जल्दी जल्दी से अपनी जगह को चेंज करना, तो इसको कहते हैं हलचल। तो
तो ये क्या होते हैं, पेजर्स होते हैं इस शख्स को। साथ में जो है ना मोर टॉकेटिव इन कम्युनिकेशन में जो है ना बहुत ज़्यादा टॉकेटिव बन जाता है, तो ये क्या होती है, ये हाइपर एक्टिविटी होता है। इसके साथ फिर तीसरा जो सिम्टम है वो है एम्पल्सिविटी। जैसा कि आपको पता है कि एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बगैर सोच के आप किसी काम को शुरू करो तो ये क्या होता है, ये एम्पल्सिविटी होता है। फॉर एग्जांपल इंटरप्ट इन कम्युनिकेशन, दो बंदे जो है ना बात कर रहे हैं और ये एकदम से जो है ना उसमें इंटरप्शन पैदा करे बगैर किसी सोच की कि मैं क्या कह रहा हूँ, बस बोलते जा रहे हैं। ब्लड आउट आंसर्स का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो ये जो क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ये आंसर देते हैं, तो ये क्या देते हैं, ब्लड आउट आंसर, और उसके जो आंसर होते हैं ना वो कंप्लीट भी नहीं होती। एम्पल्सिव मतलब विदाउट थिंकिंग डिसीजंस लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये एम्पल्सिविटी होता है। फिर हाइपर एक्टिविटी होता है, इनअटेंशन। तो ये तीनों सिम्टम्स बार बार रिपीट हो रही है, फिर इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। ओके, अब ये तीनों सिम्टम्स दैट आर सफिशिएंट टू काज इम्पेयरमेंट इन मेजर लाइफ एक्टिविटीज। अब ये सिम्टम्स हो, लेकिन इस सिम्टम्स के साथ साथ ये भी लाजमी है कि इसकी जो मेजर लाइफ एक्टिविटीज़ है ना, मतलब इसकी जो डेली लिविंग्स का एक्टिविटीज़ है उसमें एम्पियरमेंट पैदा करे, उसको स्लो डाउन करे या उसको इंक्रीज करे, एम्पियरमेंट पैदा करे, तो तभी इसको हम कहेंगे ADHD। तो सिंपली ये हो गया कि जब किसी बंदे को ये तीनों सिम्टम्स हो और ये तीनों सिम्टम जो है ना एज इनअप्रोप्रिएट हो, परसिस्टेंट हो, और साथ में ये एम्पियरमेंट उसके बॉडी में पैदा करे, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ADHD कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर वेरी कंसिडरेड फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। अब ये जो बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इधर एज के हवाले से बताया, तो इधर ये जो बिहेवियर्स होते हैं ये डिपेंड करता है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि चाइल्ड टू चाइल्ड डिफरेंसेस होते हैं बिहेवियर में, तो आपने जो है ना सारे चाइल्ड्स को एक ही स्केल पे जो है ना वो आपने फोकस नहीं करना, या एक ही स्केल पे आपने उसको जो है ना एवेलुएट नहीं करना कि इस बच्चे में ये है तो इसमें ये इसी तरह की नॉर्मेलिटी इसमें भी होना चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, हर एक बिहेवियर को जो है ना आप एबनॉर्मली नहीं कंसिडर कर सकते। डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न में हैव डिफरेंट काजेस, और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं कि जिसकी डिफरेंट काजेस होते हैं। हर एक बिहेवियर को आप वन काज से जो है ना वो जुड़ नहीं सकते। इसका मतलब सिंपली है कि आप ADHD की जब एवेलुएशन करते हो तो आप हर एक बिहेवियर को सही तरीके से जांचो कि किसी और काज की वजह से तो नहीं है। ओके, अच्छा, तो ये इसका डिफिनेशन था। अब इसके बाद जो है ना ये कोर सिम्टम, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन की, कोर सिम्टम में सबसे पहले इनअटेंशन और दूसरा हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये दोनों सेम ही कैटेगरी में आते हैं, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। इनअटेंशन क्या होता है, फेल टू अटेंशन टू डिटेल्स, आप डिटेल्स को अटेंशन नहीं दे सकते। हैज़ डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, अपने अटेंशन को जो है ना आप बरकरार नहीं रख सकते, पर लॉन्ग टर्म जो है ना लॉन्ग लास्टिंग अटेंशन आपकी नहीं होती। डज नॉट सीम टू लिसन, और आप जब उसके साथ बात कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सुन नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी और चीज़ की तरफ उसका ध्यान है, इनअटेंटिव है। तो डज नॉट सीम टू लिसन। पेल्स टू पेनिश, और वो अपने काम को पेनिश नहीं करवा सकते क्योंकि उसकी अटेंशन नहीं होती अपने काम पे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवा सकते अपने काम के, तो उस काम को पेनिश नहीं करवा सकता। हैज़ डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क, और टास्क को कामों को ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेनली आपका फोकस होना लाजमी है। अवॉइड सस्टेन एफर्ट्स भी वो नहीं करता, किसी काम को मुकम्मल करने के लिए मुसलसल मेहनत नहीं कर सकता, वो अटेंशन उसके लॉस होते हैं। लूजेस थिंग्स, चीज़ों को जो है ना वो लूज भी करते हैं, उसकी डेली लिविंग्स की जो चीज़ें होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर छोटा बच्चा है उसकी पेंसिल है, बुक है वगैरह, ये चीज़ें उससे बार बार जो है ना वो गुम हो जाते हैं। एट डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सट्रीनियस स्टिमुलाई, और बाहर के कोई स्टिमुलाई होना तो वो बाहर की स्टिमुलाई भी उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, क्या कहते हैं, उसके जहन को जो है ना वो किसी और मामूली सी स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल कोई स्टडी के लिए बैठा हुआ है तो मामूली से उसके साथ कोई कशमकश भी हो जाए ना थोड़ी सी, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, एज फॉरगेटफुल, और ये जो है ना ये बंदा होगा फॉरगेटफुल होगा, चीज़ों को भूलना, लोगों के नाम नहीं सीख सकते, लोगों के इलाके के नाम नहीं लिख सकते, आज तक कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो अच्छी तरह उसके काम वगैरह के बारे में ये फॉरगेटफुल होता है। ओके, फिर इसके बाद आता है हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। इसमें कौन कौन सी करेक्टर होगी हाइपर एक्टिविटी में, पेजर्स विद हैंड्स और पीट्स। अब ये जो है ना हैंड्स और पीठ के साथ ये पेजर्स मूवमेंट करता है, हलचल जल्दी से मूवमेंट्स करते हैं हैंड्स और पीठ के साथ। लीव सीट एंड क्लासरूम, और क्लासरूम में जो है ना ये एक सीट को छोड़ते हैं, दूसरे में बैठते हैं, दूसरी को छोड़ते हैं, तीसरे में बैठते हैं, और इस तरह की सीट्स को जल्दी से बदल देते हैं। रन्स अबाउट और क्लाइम्स, और ये जो है ना मामूली से जगह भी होगा तो उसमें ये रन
करेगा, मतलब दौड़ेगा और साथ साथ में जंपिंग भी करेगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी जगहों में। डिफिकल्टी प्लेइंग क्वाइटली, और इसमें ये डिफिकल्टी होता है कि ये खामोशी से गेम नहीं खेल सकता, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, कम्युनिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं और क्वाइटली बात नहीं कर सकती। मोटर एक्सेस ऑन द गो, मोटर एक्सेस का मतलब है कि इसकी मोटर एक्टिविटी वो एक्सेसिव बन जाते हैं, साथ में जो है ना ऑन द गो बन जाता है। ऑन द गो का मतलब है कॉन्स्टेंटली मूविंग होता है, मूविंग गोइंग होता है, कॉन्स्टेंटली जो है ना वो मोशन करता है, या कॉन्स्टेंटली वो रेस्टलेसनेस का शिकार होता है। ओके, फिर टॉक एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बात ही करते हैं। ब्लड्स आउट आंसर, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बगैर सोची समझी जवाब देते हैं। डिफिकल्टी अवेटिंग टर्न, और अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता। ये उसमें जो है ना वो होते कि उसकी अपनी बारी में जो है ना अगर उसके सामने लोग हैं तो कहीं से रास्ता तलाश करता है कि वो आगे चले जाए। इंटरप्ट्स और इंट्रूड्स, और बातों में जो है ना इंटरप्शन करवाता है, इंट्रूजन करवाता है, और क्या करता है ये साथ में जो है ना इंटरप्शन, रुकावट डालते हैं बातों में, मतलब कम्युनिकेशन चले तो ये दरमियान में घुस जाता है और उनके बातों को काट देते हैं। अच्छा, तो ये अटेंशन हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी की सिम्टम्स थे। अब एडीएचडी का क्राइटेरिया क्या है, तो DSM-5 जो क्राइटेरिया एक्सप्लेन करता है एडीएचडी के लिए, तो ये जो सिम्टम्स हमने पढ़ी, ये कहते हैं कि एज 17 और लेस देन 17 ईयर के जो लोग होते हैं तो उसमें मोर देन 6 सिम्टम्स इन 1 और बोथ कैटेगरीज, एक या दो कैटेगरीज में, जैसा कि हमने दो कैटेगरीज पढ़ी ना, एक इनअटेंशन था, इनअटेंटिव एडीएचडी था, और दूसरा जो है ना हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी का एडीएचडी था। तो दोनों कैटेगरीज में मोर देन 6 सिम्टम्स होना चाहिए। ये किन लोगों के लिए, जो लोग 17 से बिलो लोग हों। फिर 17 से अबाव जो लोग होते हैं तो 5 और मोर देन 5 सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स कौन कौन सी है, तो ये हम 1 बाय 1 जो है ना डिटेल से अभी आ रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझिए कि कितना सिम्टम्स होना चाहिए एक पेशेंट को एडीएचडी डिक्लेयर करने के लिए। तो जब पेशेंट जो है ना वो हो 17 से अबाव हो तो इक्वल और मोर देन 5 सिम्टम्स होना चाहिए, एक या दोनों कैटेगरीज में। जब 17 से लेस हो तो 6 और मोर देन 6 सिम्टम्स होना चाहिए, 1 और बोथ कैटेगरीज के लिए। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं तो ये सिम्टम्स ज़रूर मोर देन 1 सीटिंग हो ऐसा नहीं हो कि एक जगह पे जो है ना ये सिम्टम शो कर रहा हो लेकिन दूसरी जगह पे, दूसरी सिचुएशन पे ये सिम्टम शो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन पे कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन में कोई ख़ास है जिसकी वजह से ये सिम्टम शो कर रहे हैं, उसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप मोर देन 1 सिचुएशन वो शो कर रहे हैं तो इसका फिर मतलब क्या है कि इस बंदे को कुछ है, सिचुएशन का प्रॉब्लम नहीं है। परसिस्टेंट फॉर मोर देन 6 मंथ होगी ये सिम्टम्स, और प्रेजेंट बिफोर एज 12। अब ये सिम्टम जो है ना ज़्यादातर डायग्नोज होते हैं बिफोर द एज ऑफ 12, इसी वजह से इसको हम कहते हैं एडीएचडी या चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर। अब ये सिम्टम जो है ना 12 ईयर्स के बाद भी जो है ना वो डायग्नोज होते हैं, लेकिन मोस्टली डायग्नोसिस और कंपाउंड डायग्नोसिस इसके होते हैं बिफोर द एज ऑफ 12 होते हैं। ओके, इनकंसिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड। अब ये जो है ना जैसे कि मैंने कहा कि इनएप्रोप्रिएट विद द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड या इनकंसिस्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया और डिटेल से समझाया इसको। अच्छा, एम्पियर फंक्शनिंग, इसमें जो है ना फंक्शनिंग एम्पियर हो, अगर फंक्शनिंग एम्पियर नहीं हो, सिम्टम्स हो लेकिन फंक्शन एम्पियर नहीं हो तो फिर इसको हम डिक्लेयर नहीं करवा सकते एज एन एडीएचडी पेशेंट। एक्सक्लूड साइकोट्रिक डिसऑर्डर, और साथ में जो है ना जो और साइकोट्रिक डिसऑर्डर में बाद में आते हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या बाकी साइकोट्रिक डिसऑर्डर है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर्स है, तो इस तरह के डिसऑर्डर उसको नहीं हो तभी जो है ना हम उसको एडीएचडी डिक्लेयर करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो है ना आता है हमारे पास DSM-5 और DSM-4 के क्राइटेरियाज। तो DSM-5 का जो क्लासिफिकेशन है और साथ में DSM-4 का क्लासिफिकेशन दोनों पलटे। DSM-4 में जो क्लासिफिकेशन था उसमें था एक कंबाइंड टाइप था, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा कि इनअटेंटिव प्लस हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी डिसऑर्डर, दोनों के साइन सिम्टम जो प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड और मिक्स टाइप। दूसरा जो टाइप है वो है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, जिसमें इनअटेंटिव के सिम्टम ज़्यादा हो। प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव का मतलब है कि इनअटेंटिव के सिम्टम ज़्यादा हो। और तीसरा जो है ना प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव इसको हम कहेंगे जिसमें जो है ना हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम ज़्यादा हो तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे इज अ प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, फिर इसके बाद DSM-5 क्या कहते हैं, DSM-5 में सेम की सेम ये कंबाइंड प्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि दोनों के सिम्टम्स होगी, हाइपर एक्टिविटी भी होगी, इनअटेंटिव, दोनों की बैलेंस सिम्टम्स होगी, दोनों की क्राइटेरिया पूरा होगी। प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव इसको हम कहते हैं जिसमें जो है ना 6 इनअटेंटिव सिम्टम्स हो,
ये समझ लिए। जैसे कि इधर हमने कहा कि इसके लिए सिम्टम्स कितना होना चाहिए, सिम्टम इसके लिए हमने इधर कही कि 6 सिम्टम ज़रूर होना चाहिए एक पेशेंट को एज एन ADHD डिक्लेयर करने के लिए। तो 1 और बोथ द कैटेगरीज का मतलब ये था कि इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव जो भी हो, अगर आप इनअटेंटिव डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए भी 6 सिम्टम, अगर हाइपर एक्टिव डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए भी 6 सिम्टम। तो इधर ये कहता है कि 6 इनअटेंटिव सिम्टम्स हो, साथ में जो है 3 to 5 हाइपर एक्टिव सिम्टम्स हो, तो उसको हम प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, क्योंकि इनअटेंटिव का क्राइटेरिया तो पूरा हो गया लेकिन हाइपर एक्टिव का पूरा नहीं होगी, इस वजह से इसको हमने डिक्लेयर करवा दिया प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव। दूसरा है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव रिस्ट्रिक्टिव। तो रिस्ट्रिक्टिव इसको हम कहेंगे जिसमें सिम्टम्स ऑफ इनअटेंटिव कंप्लीट हो, क्राइटेरिया पूरा हो, 6 सिम्टम्स हो, लेकिन नो मोर देन 2 हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव सिम्टम्स। इसमें जो है ना हाइपर एक्टिव सिम्टम मोर देन 2 नहीं हो, हाइपर एक्टिव सिम्टम्स कम हो, इधर 3 to 5 थी, इधर जो है ना 2 सिम्टम्स हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, तो इस वजह से फिर इसको हम रिस्ट्रिक्टिव कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि ये रिस्ट्रिक्ट है टुवर्ड इनअटेंटिव, हाइपर एक्टिव सिम्टम इसमें बहुत ज़्यादा कम है। प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव, तो प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव का क्राइटेरिया भी वैसा ही होगा कि इसमें जो है ना 6 सिम्टम हाइपर एक्टिव की होगी, साथ में जो है ना 3 to 5 इसमें इनअटेंटिव की होगी, इसको हम डिक्लेयर करेंगे प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव सिम्टम। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना एटियोलॉजी क्या है इसका। एटियोलॉजी जेनेटिक फैक्टर्स अकाउंट पर 80% आपको एटियोलॉजी, तो इसमें जो है ना 80% क्या होगी, 80% इसमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, 80% इसी वजह से ADHD हो सकता है। ट्विन स्टडी डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्कॉर्डेंस एज हाई एज 92% इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब ट्विन स्टडी को जब हम वो करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो ट्विन स्टडी हमें ये बताता है कि इसमें जो है ना तकरीबन 92% जो है ना मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये हो सकता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ट्रांसफ़र हो जाए, एक से दूसरे को लग जाए ADHD। 33% इन डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस में 33% होगी, लेकिन ये याद रखें कि ये कहता है कि 5 to 6 टाइम्स हायर रिस्क ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अफेक्टेड। अब जो लोग जिनके रिश्ते हो गए होते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब ये है कि अपने खूनी रिश्ते जो होते हैं उसमें जब मियाँ बीवी बन जाए, उसमें जो है जब मैरिज अपनी खूनी रिश्तों में हो जाए तो उसमें फिर इसकी चांसेस जो है ना वो 5 to 6 टाइम जो है ना वो हायर होते हैं। जो अपने रिश्ते होते हैं ना खूनी रिश्ते, तो खूनी रिश्तों का जब मैरिज हो जाए मतलब ये कि अपनी फैमिली में जब मैरिज हो जाए, अपनी ख़ानदान में, जैसे कि कज़न्स शादी करते हैं, जैसे कि मामूजाद बेटियाँ शादी करते हैं, तो ये क्या होता है इसमें फिर रिस्क जो है ना 5 to 6 टाइम जो है ना वो हाई होता है। ओके, मिक्स्ड रिव्यूज़ ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मैटरनल फैक्टर्स में स्मोकिंग, अगर मदर स्मोकिंग हो, स्मोकर मदर हो, तो उसी से भी ADHD उसके बच्चे को हो सकता है। प्रीनेटल अल्कोहल अगर पीते हो या लीड यूजेज करते हो या साथ में वायरल इन्फेक्शन हो, तो इसी की वजह से जो है ना ये अफेक्ट करवाते हैं बेबीज़ का जो ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह है, तो उसको अफेक्ट करवाते हैं और इसी की वजह से उसको ADHD की चांसेस हो सकती है। प्रीनेटल अर्ली लाइफ रिस्पेक्टर जिसमें लो बर्थ वेट है, तो लो बर्थ वेट के बच्चे जो है ना वो रिस्की होते हैं ADHD को, क्योंकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकती, उसके साथ उसके ऑक्सीजन से डिप्रीव होते हैं, साथ में जो है ना उसको इन्फेक्शन, लो इम्यूनिटी होते हैं, इन्फेक्शन की चांसेस होते हैं, तो इसी की वजह से जो है ना उसको ADHD की रिस्क ज़्यादा होते हैं। फिर इसके साथ साथ पोस्टनेटल रेस्पेक्टर में जैसे कि सेरेब्रल ट्रामा इन्फेक्शन हो गया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया या सेरेब्रल ट्रामा हो गया, थायराइड डिस्फंक्शन हो गया। थायराइड डिस्फंक्शन मतलब ये कि थायराइड हार्मोन्स कम हो गए। थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्रेन डेवलपमेंट में ये रूल परफॉर्म करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज में, जैसे कि डोपामिन हो गई, सीरोटोनिन हो गई, तो इसकी कमी की वजह से भी ADHD में इंसान चल सकता है। साथ में जो है स्लीप पैटर्न में ये रूल परफॉर्म करता है, मूड में, एपेटाइट में, तो ये थायराइड फंक्शंस होते हैं। जब थायराइड हार्मोन नहीं होती तो ये फंक्शन फिर सही से परफॉर्म नहीं होते और पेशेंट इज गोज इन ADHD। अच्छा, फिर इसके बाद टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन भी अफेक्ट करवाते हैं किसी को, ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करवाते हैं। न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट या डिफिशियंसी भी ब्रेन डेवलपमेंट को आपके अफेक्ट करवाते हैं और ये दिस ऑल गोज टुवर्ड ADHD। अच्छा, फिर जेनेटिक फैक्टर लाइकली बेसिक काज, तो अब इसमें जो बेसिक काज है वो जेनेटिक फैक्टर है, जिसको हमने कहा कि 92% जो है ना उससे हो सकता है ADHD। लेकिन ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये एज अ सेकेंडरी रोल प्ले करता है और ये एक्ट एज अ ट्रिगर का मतलब ये है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स है उसको अपीयर होने के लिए एक एनवायरनमेंट जो है ना वो मेन रोल प्ले करता है। अगर आपने एनवायरनमेंट को सही किया, ठीक किया, तो हो सकता है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो हाइड हो जाए, वो अपीयर ना हो जाए।
और पेशेंट सेफ हो जाए ADHD से। लेकिन अगर आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सही नहीं किया उस पेशेंट के लिए, तो हो सकता है कि वो जेनेटिक फैक्टर जो है ना वो अच्छी तरह से फिर अपीयर हो जाए, द पेशेंट देन डेवलप द ADHD। ओके, अच्छा, फिर कोर करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो कोर करेक्टरिस्टिक्स की सिम्टम्स फॉल अंडर 2 वेल डॉक्यूमेंटेड कैटेगरीज। इसमें पहला वाला जो है ना इन अटेंशन सिम्टम्स है, दूसरा हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिविटी वाला सिम्टम्स है। तो ये मैंने डिटेल से डिस्कस करवा दिया। यूजिंग दिस डायमेंशन टू डिफाइन ADHD ओवर सिम्प्लीफाई द डिसऑर्डर। अब ये दोनों डायमेंशन को जब आप यूज़ करते हो तो इसी की वजह से आप अच्छी तरह से और आसानी से आप ADHD को एक्सप्लेन कर सकते हो। अटेंशन एंड इम्पल्स कंट्रोल आर क्लोजली कनेक्टेड डेवलपमेंटली। तो ये जो अटेंशन है साथ में इम्पल्स कंट्रोल होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड होते हैं डेवलपमेंटली। जैसे कि दोनों प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया में दोनों जनरेट होते हैं, तो इन दोनों के आपस में कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से जो है ना ADHD इजीली जो है ना वो डेवलप होते हैं। अटेंशन एंड अटेंशन होगी, साथ में इम्पल्सिविटी भी हो सकता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये वाली साइन सिम्टम्स है, क्राइटेरिया है, DSM-5 का क्राइटेरिया है। तो DSM-5 का जो क्राइटेरिया है उसमें जो है ना पहले इन अटेंशन के सिम्टम्स है, फिर जो है ना इसमें हाइपर एक्टिव के सिम्टम्स है, फिर जो क्राइटेरिया जो हमने ऑलमोस्ट पहले डिस्कस करवा दिया। लेकिन अभी उस क्राइटेरिया का क्या है, एक्सप्लेन से जो है ना वो बताते हैं कि DSM-5 में किस तरीके से जो है ना आप एक पेशेंट को ADHD डिक्लेयर करोगे। ओके, तो ज़्यादातर हमने पहले से डिस्कस करवाई है, लेकिन उसको एक पैटर्न इधर जो है ना हमने दिया है। तो ये पैटर्न में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक पेशेंट को जो है ना ADHD डिक्लेयर कर सकते हो। तो इधर से जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी आपको नज़र नहीं आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊँगा इनको यहाँ। ओके, अच्छा, तो ये है ADHD वाली पेशेंट की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया विद इन द DSM-5। DSM-5 में सबसे पहले ये होगा A नंबर, ये वाला पहला क्राइटेरिया है। फिर इसके बाद B क्राइटेरिया, ये वाला B क्राइटेरिया, ये C क्राइटेरिया, ये D क्राइटेरिया, ये E क्राइटेरिया है। ये वाली जो है ना ये A क्राइटेरिया की दो टाइप्स है, 1 आवर इन अटेंशन और दूसरा टाइप इसका है वो है 2 हाइपर एक्टिविटी। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं A क्राइटेरिया क्या बताता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहले आपने क्या करना है, अ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। तो सबसे पहले पेशेंट को परसिस्टेंट पैटर्न हो, ये तो मैंने आपको समझाया कि जो तरीका होता है वो परसिस्टेंट होगा। इसको सिम्टम एक सिटिंग में नहीं होगी, मल्टीपल सिटिंग में होगी, परसिस्टेंट होगी, इन अटेंशन होगा और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी होगा। ओके, तो ये दोनों सिम्टम्स हो गए, इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी दैट इंटरफियर विद फंक्शनिंग और डेवलपमेंट। दूसरा ये होगा कि ये जो है ना ये आपके फंक्शंस को, डेवलपमेंट को इंटरफियर करवा देगा। तो ये तीन बातें इस 1 क्राइटेरिया में होगी कि एक परसिस्टेंट होगा, दूसरा इसको सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी होगी, तीसरा जो है ना वो फंक्शनली एम्पियर होगा इन सिम्टम्स की वजह से। तो ये पहला क्राइटेरिया है। अब पहले क्राइटेरिया में जो है ना 2 कैटेगरीज हैं, 2 सिम्टम्स है, एक इन अटेंशन का है, एक दूसरा जो है ना वो हाइपर एक्टिव का है। तो जैसे कि हमने 2 टाइप्स पढ़े, एक जो है ना ADHD इन अटेंटिव टाइप था, दूसरा जो है ना ADHD हाइपर एक्टिव था। तो हमने कहा कि इन अटेंटिव के लिए भी आपको 6 सिम्टम्स लाजमी होना चाहिए और हाइपर एक्टिव के लिए भी आपको 6 सिम्टम्स लाजमी होना चाहिए। अब वो 6 सिम्टम्स कौन कौन सी है तो वो हम इधर डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले इन अटेंटिव टाइप में कौन सी 6 सिम्टम्स हैं, तो 6 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स हैव परसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। तो ये हमने पहले कहा कि क्राइटेरिया क्या है DSM-5 में कि ये सिम्टम जो है ना 6 से ज़्यादा हो लाजमी, और दूसरा ये है कि ये परसिस्टेंट फॉर मोर देन 6 मंथ हो, टू अ डिग्री दैट इनकंसिस्टेंट विद द डेवलपमेंटल लेवल। और ये अब उस डिग्री तक हो कि ये डेवलपमेंटल लेवल के साथ इनकंसिस्टेंट हो या एज इनअप्रोप्रिएट हो, जो मैंने आपको शुरू में डिटेल से बताया कि किस तरह एज इनअप्रोप्रिएट होता है। एंड दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स डायरेक्टली ऑन सोशल एंड एकेडमिक ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज। और ये जो सिम्टम्स होते हैं तो ये एक इस बंदे के एकेडमिक ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करवाता है। कि आप समझ लीजिए कि सबसे पहले ये वाली सिम्टम 6 से ज़्यादा हो, दूसरा ये परसिस्टेंट फॉर मोर देन 6 मंथ हो, तीसरा ये सिम्टम जो है ना इनकंसिस्टेंट विद द डेवलपमेंटल लेवल हो, चौथा जो है ना ये एम्पियर करवा रही उसकी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़, उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज़, उसकी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ को ये सिम्टम जो है ना ये क्या करवा दी, ये अफेक्ट करवा दी। तो तभी जो है ना हम इसको डिक्लेयर करेंगे इन अटेंटिव टाइप ADHD। ओके, अब नोट क्या है, द सिम्टम दिस सिम्टम्स आर नॉट सोली द मैनिफेस्टेशन ऑफ अपोजिशनल बिहेवियर। अब ये जो सिम्टम्स है ऐसा नहीं हो कि ये सिम्टम्स किसी और वजह से हो। अवर वजह का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि ये सिम्टम्स क्लियरली जो है ना अपोजिशनल बिहेवियर की वजह से हो। अपोजिशनल बिहेवियर सिंपल क्या होता है, इसमें जो है ना होता है
एक छोटा बच्चा है वो अपोजिशन पैदा करता है, वो बात को नहीं मान रहा, रेजिस्टेंस शो करता है, तो अब जो है ना आप ये पहले जान लोगे कि ये जो अपोजिशन शो करता है आया ये ADHD की वजह से है या ये इसको कोई और बीमारी है। जैसे कि अपोजिशनल बिहेवियर एक इसका बीमारी होता है जिसको हम अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये क्लियर करना होगा कि ये सिम्टम जो है ना अपोजिशनल बिहेवियर की वजह से नहीं हो या डिफाइंस नहीं हो। इसमें डिफाइंस मतलब मुजाहिमत की वजह से नहीं हो कि एक बंदा जो है ना एक बच्चा है और वो हर वक्त मुजाहिमत पेश करता है और आप इसको जो है ना ADHD में डाल दो, नहीं। दूसरा जो है ना ये बंदा हस्टाइल नहीं हो। हस्टाइल का मतलब ये कि हस्टिलिटी शो नहीं करवाता, और साथ में जो है ना फेलियर टू अंडरस्टैंड टास्क और इंस्ट्रक्शन, या ऐसा बच्चा नहीं हो कि वो बात को न समझे, काम को न समझे, और आप ये कहो कि इसके अटेंशन ही नहीं है इसकी तरफ। जैसे कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है ना कि घर में आकर कोई बच्चा वगैरह वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस पेश करे तो आप उसको जो है ना बीमार डिक्लेयर करो, नहीं। अगर वो थोड़ी सी काम को न समझे और वो काम में थोड़ा सा सुस्ती करे तो आप उसको जो है ना बीमार तस्वुर करो, नहीं। हर जगह ये नहीं होता। आप जो है ना आपने सबसे पहले ये डिक्लेयर करना है कि ये जो सिम्टम्स उसमें ये सिम्टम्स किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं है। ओके, जब वो बीमारी की वजह से नहीं हो तो फिर उसको आप इन अटेंशन की तरफ लेके जाओगे। और ओल्डर एडोलेसेंट, अभी ओल्डर एडोलेसेंट में सिम्टम जो है ना, जैसे कि मैंने डिटेल में पहले से बताया कि ओल्डर एडोलेसेंट के लिए सिम्टम जो है ना एटलीस्ट 5 सिम्टम्स के लिए चाहिए, लेकिन जो वो होते बच्चे होते हैं तो उसके लिए जो है ना एटलीस्ट 6 सिम्टम होना चाहिए। अब वो सिम्टम्स कौन कौन से? सबसे पहला सिम्टम्स अपन फेल टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल। सबसे पहले ये डिटेल नहीं समझ पाएगा या डिटेल को ये फोकस नहीं करवाएगा और मेक्स क्लियरलेस मिस्टेक्स इन स्कूल वर्क। और या जो है ना स्कूल वर्क में ये क्लियरलेस मिस्टेक शो करेगा, मतलब ये कि ऐसे मिस्टेक शो करेगा जो उसकी अटेंशन न होने की वजह से हो। ऐसा मिस्टेक नहीं हो कि वो फॉर एग्जांपल कोई सवाल को गलत करे तो वो हो सकता है उसका मेमोरी उसकी समझ नहीं आया हो, लेकिन ऐसे मिस्टेक हो जो क्लियरलेस हो, जो हो सकता है कि वो उसकी अटेंशन की कमी की वजह से हो, ऐसी हो। एट वर्क या काम में कोई मिस्टेक करे या ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज़ में मिस्टेक करे, वो लुक्स ऑफ मिस डिटेल वर्क इज इनएप्रोप्रिएट। और वो जो है ना डिटेल्स को वो और लिक्स करता है, डिटेल को समझ नहीं पाता, न उसको अटेंशन देता है, साथ में जो है ना वो उसका वर्क जो है ना वो इनएक्यूरेट होता है। ओके, तो ये सबसे पहले वाला सिम्टम जो क्या है कि वो डिटेल्स को क्लोज अटेंशन नहीं देगा। दूसरा सिम्टम्स ओपन हैज डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन। दूसरा सिम्टम्स क्या होगा कि वो अटेंशन को सस्टेन नहीं करवाएगा। अटेंशन तो देगा लेकिन 1 मिनट के लिए देगा, फिर जो है ना उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर जो है ना अटेंशन फोकस करेगा, फिर जो है ना अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अटेंशन को सस्टेन नहीं कर सकता ऐसा पेशेंट इन टास्क और प्ले एक्टिविटीज। हैज डिफिकल्टी रिमेनिंग फोकस ड्यूरिंग लेक्चर्स, कन्वर्सेशन और लेंथी रीडिंग्स। रीडिंग में, कन्वर्सेशन में, लेक्चर्स में जो है ना वो अटेंशन को या फोकस को मेंटेन नहीं रख सकता। अच्छा, तीसरा सिम्टम्स अपन डज नॉट सीम टू लेसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली। तीसरा सिम्टम ये है कि अगर कोई उसको बोलता है डायरेक्टली, जब आप उसके साथ बात करते हो तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वो सुनता नहीं है आपको, मतलब इस तरह के डिस्ट्रैक्ट होगा कि वो जो है ना आपको सुनता ही नहीं है। हत्ता कि उसको जो है ना माइंड सीम्स एलियर्स, उसकी माइंड आपको ऐसे लगेंगी कि वो कहीं और उसका ध्यान है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस डिस्ट्रक्शन, और हत्ता कि उसको कोई डिस्ट्रक्शन है भी नहीं, मतलब कोई शोर शराबा नहीं है, कोई गाड़ों का आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको सुनता नहीं है। ओके, उसका अटेंशन जो है ना वो कहीं और होता है अपन। अच्छा, तो ये सी वाला था कि उसका क्या होता है, अटेंशन कहीं और होता है, उसके माइंड्स कहीं और होते हैं। चौथा डी नंबर क्या है, अपन डज नॉट फॉलो थ्रू एन इंस्ट्रक्शन एंड फेल्स टू फिनिश स्कूल वर्क। ये चौथा जो है ना ये क्या है, ये अब वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, उसके अपनी स्कूल वर्क को, अपने घर के काम को, चोर्स को, अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वर्क प्लेस की ड्यूटीज़ को वो समझ आखिर अंजाम तक पहुंचा नहीं सकता क्योंकि उसमें अटेंशन होता ही नहीं है। स्टार्ट्स टास्क बट क्विकली लूजेस फोकस एंड इजीली साइड ट्रैक्ड। काम को शुरू करता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जल्दी से जो है ना फोकस लॉस करता है और इजीली जो है ना साइड ट्रैक होता है, किसी और तरफ चला जाता है। ओके, अपन हैज डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज। अब ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। 5 सिम्टम्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, डिफिकल्टी मैनेजिंग सिक्वेंशियल टास्क, डिफिकल्टी कीपिंग मटेरियल्स एंड बिलोंगिंग्स इन ऑर्डर, लोगों को चीज़ों को जो है ऑर्डर पे नहीं रख सकता। मेसी डिसऑर्गेनाइज्ड वर्क, और इसके साथ साथ उसके वर्क क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा, मेसी होगा,
या जम्बल्ड वर्क उसका होगा। हैज़ पुअर टाइम मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट सही नहीं होगा। फेल्स टू मीट डेडलाइंस, और डेडलाइंस को जो है ना वो मीट नहीं करता, मतलब आखिरी तारीख उसको दिया गया है कि कल 2 बजे तक, वो जो है ना कहीं 5 बजे तक 6 बजे तक वो चला जाता है। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन का डिफिकल्टी हो गई इसमें। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना छठा सिम्टम्स इसमें क्या है, अपन अवॉइड्स डिसलाइक्स और इज रिलेक्टेंट टू एंगेज इन टास्क दैट रिक्वायर सस्टेन मेंटल एफर्ट्स। अब ऐसी काम को ये डिसलाइक करता है या उसकी से ये इनकार करता है, अवॉइड करता है, जिसमें जो है ना सस्टेन मेंटल एफर्ट्स होना चाहिए, जैसे कि स्कूल वर्क हो गया, होम वर्क हो गया, और पर एडल्ट जो है ना, पर एडुलेशन एडल्ट प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, या रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है एडल्ट्स के लिए। छोटे बच्चों के लिए होम वर्क, स्कूल वर्क में वो अटेंशन नहीं देता, तो ठीक। जो बड़े होते हैं उसके लिए रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना या कंप्लीटिंग पाम्स, पाम एडमिशन पाम है, अप्लाई पाम है, तो वो कंप्लीट नहीं कर सकता। रिव्यूइंग लेंथी पेपर्स को रिव्यू नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, इसमें अटेंशन की सस्टेन अटेंशन या सस्टेन मेंटल एफर्ट्स वो नहीं करता। अपन लूजेस टाइम्स नेसेसरी फॉर टास्क और एक्टिविटीज या टास्क के लिए जो चीज़ें होना चाहिए तो वो ज़्यादातर जो है ना वो लूज़ करता है, गुम होते हैं उससे। जैसे कि स्कूल मटेरियल हो गई, पेंसिल हो गई, बुक हो गया, टूल्स और वॉलेट्स, कीज, पेपर्स, आई ग्लासेस, मोबाइल, टेलीफोन्स, चार्जर्स वगैरह। तो ये चीज़ें उनसे जो है ना हर बार जो है ना वो उससे गुम हो जाते हैं, क्योंकि उसका अटेंशन नहीं, उसके सामने चीज़ होगी लेकिन वो उसको नहीं देख रहा होगा। कहीं और जो है ना उसका ध्यान होगा, कहीं और खिड़की वगैरह में देख रहा होगा, लेकिन साथ में चीज़ होगी वो उसको उसका पता नहीं होता। एज अपन इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सट्रेनियस स्टिमुलाई, जो बाहर से छोटी सी भी आवाज़ आती है तो उसको नींद से जगाते हैं, या छोटी सी आवाज़ उसकी जो है ना स्टडी को डिस्ट्रैक्ट करता है। फॉर ओल्डर एडल्ट्स एंड एडल्ट्स एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स में इंक्लूड अनरिलेटेड थॉट, और जो बड़े बच्चे होते हैं ना, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, तो उसके लिए अनरिलेटेड थॉट्स भी हो सकता है। ये एक्सट्रेनियस स्टिमुलाई जो है ना उसके लिए बाहर की कहीं सोच जो है ना, सोच विचार वो करेगा। स्टडी के लिए बैठा है तो कहीं और का सोच जो है ना उसकी जहन में घूम रहा होगा। एज अपन फॉरगॉटफुल एंड डिले एक्टिविटीज, डिले लिविंग एक्टिविटीज में फॉरगॉटफुल होता है, चीज़ों को याद नहीं रख सकता। डूइंग चोर्स, घर के काम में जो है ना उसको याद नहीं रखता। रनिंग एरेंड्स, जो छोटे छोटे काम होते हैं, मतलब बाजार से सौदा लाना, बाहर दुकान से सौदा लाना, या इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो उसको भूल जाता है। पर ओल्डर एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स, अब ये छोटे बच्चों के लिए, ओल्डर एडल्ट्स और एडोलेसेंट के लिए रिटर्निंग कॉल्स, बाहर आपको जो है ना किसी ने कॉल किया, आप कहीं बिजी थी, फिर आपको भूल गई, बस कॉल वापस आपने नहीं किया। पेइंग बिल भूल जाता है। कीपिंग अपॉइंटमेंट्स, किसी आपने अपॉइंटमेंट किया और वो आपसे भूल गया, तो ये क्या होता है, ये अटेंशन डेफिसिट की सिम्टम्स होती थी। इन अटेंशन की सिम्टम्स थी, इसमें 6 सिम्टम ज़रूर होना चाहिए जब आप किसी को डिक्लेयर कराओगे एज एन ADHD एंड अटेंटिव टाइप। इसके बाद जो है फिर हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव टाइप, इसमें भी वही कि वही 6 और मोर सिम्टम्स होना चाहिए। परसिस्टेंट पर लास्ट एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए, और ये उस डिग्री तक होना चाहिए जिसमें जो है ना इनएप्रोप्रिएट विद द डेवलपमेंटल एज होना चाहिए। एंड नेगेटिवली अफेक्ट डायरेक्टली ऑन सोशल एंड एकेडमिक ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज। नोट क्या होना चाहिए कि ये बिहेवियर जो है ना, ये साइलेंट मैनिफेस्टेशन आप किसी और बिहेवियर के नहीं हो, जैसे कि पोजिशनल बिहेवियर हो गया, डिफाइंस हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, या उसके नहीं हो, आप क्लियरली जो है ना सेपरेट करवा दो उनसे। और ये एडोलेसेंट के लिए जो है ना इसके सिम्टम पर एटलीस्ट 5 सिम्टम उसके लिए होना चाहिए जब आप एडोलेसेंट को डिक्लेयर करोगे एज एन ADHD हाइपर एक्टिव टाइप। अच्छा, इसके सिम्टम्स कौन कौन? सबसे पहले अपन पेजेड विद आर टैप्स, हैंड्स और पीट्स और स्क्रैम्स एंड सीट्स। तो सबसे ये अपन पेजेट्स होता है, हलचल मचाने वाला होता है, जल्दी जल्दी से काम करने वाला होता है। और टैप्स हैंड्स को जो है ना टैप करते हैं, मतलब ये किस तरह की काम करते हैं, या दोनों उंगलियों को इस तरह की करते हैं, टैप्स हैंडिंग करते हैं। और पीट्स को जो है ना इस तरह की घुमाते फिराते हैं। और स्क्रैम्स एंड द सीट, और सीट पे चेयर पे बैठा हुआ होता है तो इस तरह की घूमता है, जैसे कि वो होते हैं लड्डू की तरह से, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता। अपन लीव सीट्स एंड सिचुएशन व्हेन रिमेनिंग सीटेड एज एक्सपेक्टेड। अब जो है ना कोई ऐसी सिचुएशन होता है जिसमें जो है ना आपको ज़्यादा देर तक बैठना होता है, लेकिन आप जल्दी से अपनी सीट को छोड़ दो, तो ये बहुत ज़्यादा मसला होता है ये हाइपर एक्टिव टाइप में, कि ये बंदा जो है ना अपनी सीट पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता। लीव्स और हर प्लेस इन द क्लासरूम में क्लास चल रहा है, ये कभी एक चेयर से दूसरे में जाता है, कभी दूसरी चेयर से तीसरे में जाता है। हालांकि उसको होना चाहिए कि वो अपनी सीट पर बैठ जाए तब तक कि जब वो डेडलाइन या लेक्चर खत्म ना हो जाए। ओके, अपन रन्स अबाउट और क्लाइम्स इन सिचुएशन वियर इट इज इनएप्रोप्रिएट। अब जो है ना बहुत सारी जगहों पे रनिंग करता है, छोटी छोटी जगह होता है और उसमें जो है ना ये दौड़ काम भी इतनी जल्दी भी नहीं होती, लेकिन इसको
दौड़ने की बहुत ख्वाहिश होती, और साथ में जो है ना एक इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन के साथ मुताबिक खत नहीं रखता। एन एडोलेसेंट और एडल्ट में बी लिमिटेड टू फीलिंग्स ऑफ रेस्टलेसनेस। अब ये बच्चों में इस तरह होता है कि वो क्लाइंबिंग करता है, रनिंग करता है इनएप्रोप्रिएटली विद द सिचुएशन। लेकिन जो बड़े होते हैं तो बड़े को ज़्यादातर, वो तो बड़े लोग होते हैं ज़्यादातर, अगर वो रन भी नहीं करता, वो जंपिंग भी नहीं करता, लेकिन उसकी जब रेस्टलेस फीलिंग होते हैं, बेचैन सी उसके ख्वाहिशात होते हैं, उसकी फीलिंग बेचैन होते हैं, तो जल्दी जल्दी से उसकी फीलिंग चेंज हो रही है, तो ये भी जो है ना फिर इसी सिम्टम में आते हैं। अपन अनेबल टू प्ले और एंगेज इन लेजर एक्टिविटीज़ क्वाइटली, खामोशी से काम नहीं कर सकता, जैसे कि हमने पहली डिटेल से डिस्कस करवा दिया। अच्छा, एज ऑफन ऑन द गो भी मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया कि ऑन द गो होता है, ये मतलब कॉन्स्टेंटली मूविंग होता है, कई काम ये कर रहा होता है, मतलब इस तरह की जो है ना, ये इधर बैठा हुआ है, कोई और काम नहीं तो बॉल पेन के साथ इस तरह की कर रहा होगा, या कोई और काम जो है ना, लेकिन हमेशा कॉन्स्टेंटली ये मोशन में होता है। एज एन एक्टिंग अप ड्राइवन बाय मोटर एक्टिविटी कर रहा होगा। एज अनेबल टू बी आर एज अनकम्फर्टेबल बीइंग स्टिल फॉर एक्सटेंडेड टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए जो है ना ये कंफर्टेबल नहीं रह सकता, स्टिल नहीं रह सकता। एज एन रेस्टोरेंट हो गया, मीटिंग हो गया, मे बी सीन बाय अदर्स एज बीइंग रेस्टलेसनेस आर डिफिकल्ट टू कीप अप विद, और ये जो है ना हमेशा बरकरार बेचैन रहेगा, किसी काम को जो है ना सलीके से आराम से नहीं कर सकता ये बंदा। ऐप में क्या होता है, अपन टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा, अपन ब्लर्ट आउट आंसर बिफोर अ क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड, क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ये जवाब देगा ये बंदा। कंप्लीट पीपल सेंटेंसेस, दूसरे लोगों के सेंटेंस ये पूरा करे, मतलब ये कि कोई टीचर जो है ना उससे पूछेगा तो टीचर के पूछने से पहले ये उठ जाएगा और उसके क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेगा और साथ में जो है ना आंसर देने की भी कोशिश करेगा। अच्छा, कांट वेट फॉर अ टर्न इन कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन में जो है अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता, लेकिन बग़ैर बारी की, बग़ैर किसी के बोलने के वो बोलता चला जाएगा। अच्छा, अपन हैज़ डिफिकल्टी इन वेटिंग हिज और हर टर्न, अपनी बारी का इंतजार नहीं करवा सकता। अपन इंटरप्ट्स और इंट्रूड्स ऑन अदर्स, दूसरे की कम्युनिकेशन में जो है ना वो बर्ड्स इनटू द कम्युनिकेशन गेम्स और एक्टिविटीज़, इसमें जो है ना वो इंट्रूड करवाता है, एकदम जो है उसमें छलांग लगाते हैं, सारे कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करवाता है। मैं स्टार्ट यूजिंग अदर पीपल थिंग विदाउट आस्किंग और रिसीविंग परमिशन, बग़ैर परमिशन की जो है ना वो काम शुरू करता है, बग़ैर परमिशन की वो कम्युनिकेशन में गुम जाता है, इंटरप्शन पैदा कर रहे हैं, बग़ैर परमिशन की वो गेम्स में जो है ना वो दाखिल होते हैं। फॉर एडोलेसेंट और एडल्ट, अब एडल्ट के लिए क्या क्राइटेरिया, में इंट्रूड एंड टू और टेक ओवर व्हाट अदर्स आर डूइंग। एडोलेसेंट ज़्यादातर ये करते हैं कि दूसरे लोग जो काम करते हैं तो जल्दी से ये भी वो काम शुरू करता है। ओके, अच्छा, तो ये था हाइपर एक्टिव टाइप की सिम्टम्स थी। अब जब आप जो है ना किसी पेशेंट को ADHD हाइपर एक्टिव टाइप डिक्लेयर करते हो तो आपको इन सिम्टम्स में आपको 6 सिम्टम ज़रूर होना चाहिए। ओके, तो ये था पहला क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया नंबर ए कि जब ADHD का पेशेंट हो तो उसको तो या इन अटेंशन की सिम्टम्स होगी या हाइपर एक्टिव की सिम्टम्स होगी, जो हमने डिटेल से डिस्कस करवा दिया। अब क्राइटेरिया बी क्या कहते हैं, क्राइटेरिया बी कहते हैं सेवरल इन अटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट बिफोर द एज ऑफ 12। अब ये जो सिम्टम्स है तो ये बिफोर द एज ऑफ 12 हो, जो पहले हमने डिटेल से डिस्कस करवा दिया कि बाद में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये बिफोर द एज ऑफ 12 डायग्नोज हो सके। क्राइटेरिया सी क्या कहते हैं, सेवरल इन अटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन 2 और मोर सिटिंग। अब ये जो सिम्टम्स हमने पढ़ी, ये सिम्टम्स विद इन 1 सिटिंग नहीं होगा, मोर देन 1 सिटिंग होगी, जैसे कि स्कूल में भी है, होम में भी करता है ये काम, और वर्क प्लेस में भी ये काम करता है, रिलेटिव के साथ भी करता है, और एक्टिविटीज़ में भी करता है, तो फिर आप उसको जो है ना ADHD डिक्लेयर करोगे। D criteria, there must be a clear evidence that the symptoms interfere with or reduce the quality of social, academic or occupational functioning। तो अब जो है ना आप इसको क्या करवाते हो, आप मस्ट बी एविडेंस कि ये जो है ना ये इंटरप्ट करवाता है, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सोशल, ये जो काम है, ये जो सिम्टम्स है, ये उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको इम्पेयर करवाता है। सैम्पल ये है। अच्छा, एम है द सिम्टम्स डू नॉट ऑकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, ये किसी और साइकोट्रिक डिसऑर्डर की वजह से ये नहीं हो, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या और साइकोट्रिक डिसऑर्डर हो गई, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल है, तो इसी की वजह से ये सिम्टम्स नहीं हो, तो ये फिर एक और क्राइटेरिया है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना अब आपने ये सिम्टम भी पढ़ी, ये क्राइटेरिया भी पढ़ा। अब इन सिम्टम्स के बेस पे आप एक पेशेंट को कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड करोगे, तो ये हमने पहले डिटेल से पढ़ा है, लेकिन इधर जो है ना फिर आप पढ़े कि सबसे पहले आपने कंबाइन प्रेजेंटेशन देनी है। कंबाइन प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बोथ क्राइटेरिया ए फॉर इनअटेंटिव टाइप एंड क्राइटेरिया बी फॉर
हाइपर एक्टिव टाइप दोनों जब कंप्लीट हो रहे हो और ये सिम्टम जो है ना मोर देन 6 मंथ हो तो फिर आपको उसको कंबाइंड प्रेजेंटेशन दोगे कि कंबाइंड टाइप ADHD है। फिर प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव है तो प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव में क्राइटेरिया ए तो पूरा होगा इनअटेंटिव का, लेकिन क्राइटेरिया बी A2 जो है ना वो पूरा नहीं होता हाइपर एक्टिव का, तो फिर उसको हम प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव। प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव में हाइपर एक्टिव का क्राइटेरिया पूरा होता है लेकिन इनअटेंटिव का पूरा नहीं होता। अब इसमें एक चौथा केस है, चौथा केस ये है, इसको हम ADHD एंड पार्शियल रिमिशन कहते हैं। वो क्या, व्हेन फुल क्राइटेरिया वर प्रीवियसली मिट, जब प्रीवियसली जो है ना सारा क्राइटेरिया पूरा होता था लेकिन प्योर देन द फुल क्राइटेरिया हैव बीन मिट फॉर द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों से जो है ना वो जो फुल क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं होता। इससे पहले तो पूरा होता था, पहले मतलब पहले 1 साल में जो है ना 1 ईयर में उसका पूरा क्राइटेरिया जो है ना पूरा होता था, उसको जो नीचे सिम्टम्स अपीयर होते थे। लेकिन अभी ये जो 6 मंथ है इसमें जो है ना इसको 3 सिम्टम्स है, 4 सिम्टम्स है और ये 3-4 सिम्टम जो है ना उसकी सोशल एक्टिविटीज़ को इंटरफियर करवाता है। तो फिर उसी केस में आप इसको क्या कहोगे, पार्शियल रिमिशन, ADHD एंड पार्शियल रिमिशन। अच्छा, अब स्पेसिफाई करंट सीवियरिटी। अब ये तो हमने टाइप के बेस पे कि आपने कौन सी टाइप को डिक्लेयर करना है। अब सीवियरिटी आप जो है ना क्या डिक्लेयर करोगे, तो सीवियरिटी में माइल्ड आता है, मॉडरेट आता है और सीवियर। माइल्ड में क्या होता है कि ये सिम्टम जो है ना एक्सेस ऑफ दोज रिक्वायर्ड टू मेक द डायग्नोसिस प्रेजेंट एंड सिम्टम इन सिम्टम रिजल्ट नो मोर देन माइनर इम्पेयरमेंट। जब जो है ना इम्पेयरमेंट माइनर हो, सोशल डिस्फंक्शन जो है ना वो माइनर हो तो फिर उसको माइल्ड कहेंगे। मॉडरेट जो है ना ये माइल्ड और माइल्ड और सीवियर के दरमियान जो फंक्शनल डिस्फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं। और सीवियर जो है ना वो होते हैं मेनी सिम्टम्स एंड एक्सेस ऑफ दोज रिक्वायर्ड टू मेक द डायग्नोसिस और सेवरल सिम्टम्स दैट आर पर्टिकुलरली सीवियर और प्रेजेंट एंड आर द अदर सिम्टम्स रिजल्ट इन मार्क इम्पेयरमेंट इन सोशल और ऑक्यूपेशनल सीटिंग। तो सीवियर क्या होता है कि ये सिम्टम जो है ना ये हर एक सीटिंग में उसको फंक्शनली जो है ना वो क्या करवा दी, वो उसको डिस्फंक्शनल करवा दी, तो फिर उसको हम कहते हैं सीवियर। अब ये जो सोर्स है इसका तो ये डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का जो पेप्ट एडिशन है अमेरिकन साइकोटिक एसोसिएशन का, तो उधर से जो है ये सिम्टम ली गई है। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास थी क्या थी, जब हम क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हमने डिटेल से डिस्कस करवा दी क्राइटेरिया A, B और फिर जो है ना ये वाला C। अब इसके बाद जो है ना ये है एन अटेंशन, तो एन अटेंशन को भी हमने डिटेल से, अब हमारा जो है ना तकरीबन चैप्टर क्लोज अप हो गया। ये दोबारा रिपीटेशन है तो जल्दी जल्दी से जो है ना हम इससे निकलते हैं। एन अटेंशन जैसे कि हमने पहले कहा कि सस्टेन अटेंशन इनएबिलिटी होता है और साथ में जो है ना रिपीटेटिव एक्शन, पर्टिकुलरली फॉर रिपीटेटिव एक्शन स्ट्रक्चर और लेस एंजॉयबल टास्क, जो लेस एंजॉयबल टास्क होते हैं, रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं, तो उसमें इस अटेंशन को सस्टेन नहीं कर सकता। ओके, डेफिसिट में भी सीन इन वन, और तो इन चीज़ों में डेफिसिट होते हैं, जैसे कि उसका अटेंशनल कैपेसिटी है, कितने हद तक वो आप अटेंशन करता है, तो उसका जो कैपेसिटी ऑफ अटेंशन फोकस है वो डेफिसिट उसमें आते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन मतलब एक ही चीज़ पे अटेंशन देना, तो उसमें डेफिसिट आता है कि एक चीज़ को फिर अटेंशन नहीं दे सकता। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी उसमें आता है, मेमोरी से काम करते हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्टेबल बन जाता है। सस्टेन अटेंशन और विजिलेंस, फोकस अटेंशन उसमें नहीं रहता, मतलब ये कि सस्टेन लॉन्ग लास्टिंग अटेंशन उसमें नहीं रहता, कंसिस्टेंटली वो अटेंशन को बरकरार नहीं रख सकता। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी की, तो वही की वही बात ही सिंपली रिपीट हो रहे हैं कि इनएबिलिटी टू वॉलंटियरली इनहिबिट डोमिनेंट और अनगोइंग बिहेवियर। जो अनगोइंग बिहेवियर होते हैं या जो डोमिनेंट बिहेवियर होते हैं उसको वॉलंटियरली वो मॉनिटर नहीं कर सकता वो पेशेंट, और वो बिहेवियर जो है ना उससे एग्जेजरेट होता है, तो फिर उसको हम हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी कहते हैं। हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर में क्या आता है, इसमें पेजिटिंग और डिफिकल्टी स्टेइंग सीटेड, पेजिटी जिसमें हलचल मचा देना, जल्दी जल्दी से काम करते हैं, डिफिकल्टी स्टेइंग सीटेड अपनी जगह पे नहीं रख सकता, मूविंग, रनिंग, टचिंग एवरीथिंग इन साइड, एक्सेसिव टॉकिंग एंड पेंसिल टैपिंग, हर वक्त यानी इस तरह की पेंसिल से टैप टैप ये वाली ये चीज़ें करवाता है। ओके, एक्सेसिवली एनर्जेटिक होता है, इंटेंस, इनएप्रोप्रिएट एंड नॉट गोल डायरेक्टेड होता है ये बंदा। इसके साथ फिर इम्पल्सिविटी में क्या होता है, इम्पल्सिविटी जैसे कि मैंने शुरू में ये डिस्कस करवाया था कि इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी में डिफरेंस किया है। तो इम्पल्सिविटी एंड एबिलिटी टू कंट्रोल इमीडिएट रिएक्शन, टू थिंक बिफोर एक्टिंग। कॉग्निटिव इसमें आता है, कॉग्निटिव में वो डिसऑर्गेनाइजेशन आता है, उसमें हारी थिंकिंग आती है, उसमें जल्दी जल्दी से थिंकिंग, फास्ट थिंकिंग करते हैं वो, नीड फॉर सुपरविजन, और इसी बंदे को आपने सुपरवाइज करना होता है, कॉग्निटिवली इम्पेयर होता है ये बंदा। बिहेवियरल इम्पल्सिविटी में इंक्लूड्स डिफिकल्टी इन हैबिटिंग रिस्पांस इन सिचुएशन रिक्वायर्ड। अच्छा, इमोशनल इम्पल्सिविटी इंक्लूड्स पेशेंस, लो फ्रस्ट्रेशन, टॉलरेंस, नॉट हार्ड टेम्पर होता है, क्विकनेस टू एंगर, इरिटेबिलिटी। तो ये वाला बिहेवियरल इम्पल्सिविटी में क्या होता है कि वो इनहिबिटिंग रिस्पांस, सिचुएशन जो रिस्पांस चाहते हैं वो उस तरह की डील नहीं करता बिहेवियरल में।
मतलब उसका बिहेवियर जो है ना उलट हो जाता है। इमोशनल इम्पल्सिविटी में क्या आता है कि उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल लो होता है, साथ में उसको हार्ड टेम्पर डेवलप होते हैं, साथ में उसको जो है ना क्विकनेस टू एंगर जो है ना वो क्या होती है उसमें डेवलप होते हैं और वो बंदा इरिटेबल बन जाता है। ओके, फिर एडीएचडी प्रेजेंटेशन टाइप तो ये मैंने डिटेल से डिस्कस करवा दिया कि प्रीडोमिनेंटली इनएक्टिव होगा, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव टाइप होगा, दूसरा और तीसरा कंबाइंड प्रेजेंटेशन होगा। फिर इसके बाद जो है ना प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप कौन सी होगी, तो इसमें पेशेंट जो है ना इनअटेंटिव होता है, ड्राउजी होता है, डे ड्रीमिंग करता है, स्पेसी कंफ्यूज जैसा होता है, और एनपॉग होता है। एनपॉग का मतलब ये है कि वो ऐसी कंडीशन जैसे कि पोग धुन में इंसान होता है, तो अपने आप से बाखबर नहीं। जैसे कि आपको भी पता होगा कि जब बंदा इनअटेंटिव होता है, किसी काम में उसका दिल नहीं लगता, किसी काम को वो फिनिश नहीं करवा सकता, तो वो जैसा लगता है ना इसलिए इंसान एनपॉग धुन में होता है एंड इजिली कंफ्यूज। महव लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन स्लोली और हैव ट्रबल रिमेंबरिंग थिंग्स एंड डिस्प्ले लो एकेडमिक अचीवमेंट्स। अपन एंशियस होता है, एप्रीहेंसिव होता है, सोशली विड्रॉल होता है ये बंदा, एंड मे डिस्प्ले मूड डिसऑर्डर। मतलब ये कि अपने फ्यूचर के बारे में जो है ना ये एप्रीहेंसिव होता है, एनेक्शियस होता है, और वो जो है ना मूड डिसऑर्डर भी वो प्ले करते हैं। अच्छा, फिर हाइपर एक्टिव इम्पल्स, अच्छा ये हो गया। अब प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, इसमें जो है ना ये बंदा क्या होता है, प्राइमरीली सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव होगी। रीरास्ट रॉरेस्ट ग्रुप, रॉरेस्ट मतलब अनकॉमन ग्रुप, ये ज़्यादातर जो है ना इसमें इनअटेंटिव की बहुत ज़्यादा होती है, ये जो है ना थोड़ा सा अनकॉमन है। प्राइमरीली इंक्लूड प्री स्कूलिंग एंड मे हैव लिमिटेड वैलिडिटी फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। इसमें प्राइमरीली जो है प्री स्कूलर बच्चे होते हैं, और जो ओल्डर चिल्ड्रन है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मे बी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एडीएचडी सी, तो सी टाइप की एक सब टाइप भी हो सकते हैं। सी टाइप कौन सा है, कंबाइंड टाइप है, जिसमें जो है ना दोनों की क्राइटेरिया सेम पूरी हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी की भी और इनअटेंटिविटी की भी। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना एडिशनल डीएसएम क्राइटेरिया, तो ये हमने पहले से डिस्कस करवा दिया कि ये सिम्टम बिफोर द एज ऑफ 12 होगी, परसिस्टेंट फॉर मोर देन 6 मंथ होगी, साथ में जो है ना ये वाली किसी और एंजाइटी वगैरह की वजह से नहीं होगी। अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज एंड सेक्स, उसके साथ जो और चिल्ड्रन होते हैं अगर मोर देन विद इन ग्रेट सीवियरिटी देन एन, और दूसरे बच्चों से जो है ना इसमें ज़्यादा होगी ये सिम्टम्स। ओके, अगर अक्रॉस 2 और मोर सीटिंग्स और इंटरफियर विद सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस नॉट एक्सप्लेन बाय एनी अदर डिसऑर्डर, तो ये हमने पहले से इन सब को डिटेल से डिस्कस करवा दिया अभी। एसोसिएटेड करेक्टरिस्टिक, इसके साथ साथ कौन सी करेक्टरिस्टिक होगी, डिस्प्ले अदर प्रॉब्लम एडिशन विद प्राइमरी डिफिकल्टीज, कॉग्निटिव डिफिसिट होगा, इसको स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होगा, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड टिक डिसऑर्डर होगा। टिक डिसऑर्डर का मतलब है कि फ्रीक्वेंटली जो है ना वो अपने बिहेवियर में उसके क्वेर्क्स आते हैं, उसके बिहेवियर में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, टिक डिसऑर्डर। मेडिकल एंड फिजिकल कंसर्न होगी, इसके साथ साथ मेडिकल फिजिकल कंसर्न और सोशल प्रॉब्लम भी डेवलप होगी, सोशल ये बंदा डिस्टर्ब होगा। ओके, फिर इवैल्यूएशन आप इस बंदे की कैसे करोगे, तो इवैल्यूएशन जो है ना जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा, कीप इन माइंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो आपने माइंड में रखना है। फिर इवैल्यूएट मेडिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे कि हियरिंग, विजुअल इम्पेयरमेंट, जेनेटिक, मेटाबॉलिक, स्लीप डिसऑर्डर एंड सीजर्स, मेडिकेशन इफेक्ट्स, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, तो ये सारे के सारे आपने एक्सक्लूड करने हैं ये डिसऑर्डर। एवोल्यूट फॉर इमोशनल सोशल डिस्ट्रेस स्ट्रेसर जैसे कि स्क्रीन पर साइकोट्रिक कंडीशन, सब्सटेंस यूज, तो इसके लिए भी आपने स्क्रीन करना है। मेडिकेशन आपने क्या देने हैं, तो मेडिकेशन ज़्यादातर इस बंदे को हम क्या यूज़ करते हैं, स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं। स्टिमुलेंट में ये होता है कि ये आपके अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करता है, आपकी एनर्जी को भी इंक्रीज़ करता है, और आपकी स्लीप जो है ना वो भी कम करता है। ज़्यादातर जो है ना ये आपने देखे होगी जो लोग ये एग्जाम वगैरह के लिए स्टडी करते हैं ना, तो ज़्यादातर ये वाली स्टिमुलेंट्स जो है ना वो लेते हैं, जो उसके अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करता है, और वो जो है ना एनर्जी भी उसकी इंक्रीज़ होते हैं और स्लीप भी उसकी कम होती है। तो ये इसके टाइप से स्टिमुलेंट्स में। फिर इफेक्ट्स आर टेम्पररी एंड आर अगर ओनली वाइल मेडिकेशन इज टेकन, बेनिफिशियल इन शॉर्ट टर्म, तो ये आप जो है ना ये ज़्यादातर ये जो इफेक्ट्स होते हैं इसके शॉर्ट टर्म होते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए फिर आपने जो है ना ये वाली स्टिमुलेंट्स की मेडिकेशन लेनी है। ओके, अच्छा, फिर ट्रीटमेंट में क्या आता है, ट्रीटमेंट में प्रीस्कूलर चिल्ड्रन, तो प्रीस्कूलर चिल्ड्रन के लिए सबसे पहले आपके उसको बिहेवियरल थेरेपी करना है। बिहेवियरल थेरेपी से अगर नहीं हो गया तो फिर आपने जो है ना उसको स्टिमुलेंट्स देनी है। जो स्कूल एज होते हैं ना तो उसको आपने डायरेक्टली जो है ना मेडिकेशन पर और साथ में जो है ना बिहेवियरल थेरेपी करना है। ट्रीट कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन कॉन्करेंटली विद एडीएचडी, और इसके साथ साथ जो और कंडीशन होते हैं जैसे कि साइकोट्रिक कोई और डिसऑर्डर हो तो भी आपने साथ साथ में ट्रीट करना है। बिहेवियरल थेरेपी आपने करना है। बिहेवियरल थेरेपी में आपने ये ना उसकी फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट यूजिंग रिवार्ड्स एंड नॉन पेनेटिव कंसिक्वेंसेस, आपने जो है ना उसको सोशल रिवार्ड्स आपने देनी या नॉन प्यूनेटिव कंसिक्वेंसेस, आपने उसके साथ ऐसी थेरेपी करनी जिसके कंसिक्वेंसेस जो है ना इन्फ्लेक्टिंग नहीं हो, इम्तियाजी
कंसिक्वेंसेस उसके नहीं हो। कि जब आप इस तरह की वो करेंगे तो उसके साथ उसका बिहेवियरल थेरेपी अच्छा होगा। जैसे कि आपने उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है, टाइम आउट, आपने जो है ना उसको ऐसी सिचुएशन से निकालना है, ऐसी सिचुएशन में उसको नहीं बिठाना है जहाँ पे उसको जो है ना ये सिम्टम्स एग्जेजरेट हो रहे हो। टाइम आउट। टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी एक टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें आप एक टोकन देते हो। टोकन का मतलब ये कि उसने जो है ना किसी चीज़ का आंसर सही दिया तो आपने जो है ना उसको चॉकलेट वगैरह दी, तो ये चॉकलेट उसके लिए एक टोकन टाइप है। अगर उसने जो है ना वो काम गलत किया तो आपने जो है ना टोकन उससे वापस लिया, तो ये क्या है, टोकन इकोनॉमी। स्मॉल रीचेबल गोल्स आप उसके लिए सेट करवा दो। कीप ऑर्गेनाइज्ड, मेंटेनिंग डेली शेड्यूल्स, चार्ट्स, चेकलिस्ट आप उसको दे दो ताकि उसमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न आ जाए। कीप ऑन टास्क, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन, लिमिटेड चॉइसेस, उसको चॉइसेस थोड़ी सी दे दो ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए उसमें। दूसरा जो है ना उसकी डिस्ट्रैक्शन कम करवा दो, इस इन्वायरमेंट उसके लिए चेंज करवा दो। ट्यूटरिंग, रिसोर्स रूम सपोर्ट, आप उसको जो है ना रिसोर्सेज रूम आप उसको प्रोवाइड करा, जैसे कि फंक्शनल स्किल्स आप उसको सिखा दो, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आप उसको प्रोवाइड करो, टाइम मैनेजमेंट सिखा दो। साथ में क्लासरूम मॉडिफिकेशन, उसका क्लासरूम हम मॉडिफाई कर दो, आप उसकी क्लासरूम ऐसी बना दो जिसमें डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो। एक्सटेंडेड टाइम टू कंप्लीट टास्क, और उसके लिए जो है ना ऐसा ना कर दो कि आप उसकी टाइम थोड़ी सी दे दो, उसको जो है ना टाइम ज़्यादा दे दो ताकि वो अपने टास्क को परफॉर्म करे और इसमें एक किस्म की मोटिवेशन आ जाए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो फिर ये क्या होता है, ये इसकी बिहेवियर थेरेपी हो जिस तरीके से आपने उसको ट्रीट करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट द ADHD, जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस करवा दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करवाइए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।